हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नर्स एकेडमी पर। साथियों, आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है वो होगा आपका केवीएस और सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही होगा। और आज का जो सेशन है वो है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लेकर, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि यहाँ से रिलेटेड, इस एक्ट से रिलेटेड हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या फैक्ट्स यहाँ से पूछे हमसे जाते हैं। अब देखिए आपका कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, लाइक आपका केवीएस का एग्ज़ाम होता है, आपका एनवीएस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, लाइक सी टेट हो, आपका यूपी टेट हो, या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, आपके पास यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये सेक्शन भी आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार से, क्या कहानी है इसकी, सभी पर चर्चा करेंगे। और देखिए, ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की जो इन्फॉर्मेशन है, सभी जितना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, तो आपको अवश्य ही ये सेशन हेल्पफुल होगा। और इस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि गज़ेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, वहाँ से ली गई है। अगर आप चाहें, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर जाना है, तो आप गूगल कर सकते हैं। आप जो है अपने गूगल पर जाइए, आप क्रोम कर सकते हैं, आप उस पर लिखिएगा द गज़ेट ऑफ इंडिया, उसमें एक डेट लिख दीजिएगा 27 अगस्त 2009, जो कि आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर ही आया था। तो आप वहाँ से भी न्यूज़ उठा सकते हैं, आप वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चर्चा करें, तो आपके लिए इतना काफ़ी होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, इस एक्ट को, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसका नाम ये होता है कि भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या एब्रीविएशन में देखें, शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको हम आरटीई एक्ट बोल देते हैं, आरटीई एक्ट 2009। अब देखिए 2009 जो साल था, उस साल को इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको, इसका प्रारूप लेकर आया गया था कि भाई एक राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आया जाए। इसके बाद इसके ऊपर चर्चाएं हुई पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद ये लागू हुआ। तो सभी चीज़ों को देखते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी आरटीई एक्ट 2009 को साथियों हम एक और नाम से जानते हैं। इसमें देखिए हम कहते हैं इसे द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो आरटीई को हम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका साथियों, इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यानी ये एक्ट क्या कहता है कि आपको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है उन सभी बच्चों को जो कि 6 साल से 14 साल की उम्र के हैं। यानी 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को आपको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होती है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 14 साल तक का प्रावधान है इस एक्ट के अंदर। लेकिन अगर आपको, आपके सामने क्वेश्चन में आए कि हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए ये प्रावधान कितनी उम्र सीमा तक होता है, तो यानी अगर आपके क्वेश्चन में ये हैंडीकैप वर्ड आ जाए, हैंडीकैप वर्ड आ जाए, तो ये जो उम्र है, ये जो एज इसमें मेंशन की गई है, ये आपकी हो जाती है 6 से
18 वर्ष। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है 6 से 14 साल के बच्चों को, और अगर हैंडीकैप बच्चा है तो उसको आपको 18 साल तक लेकर जाना है। ठीक है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोई भी बिल हो, कोई भी कानून जो बनता है वो सबसे पहले आपकी पार्लियामेंट में जाता है, आपके दोनों सदनों में जाता है। दोनों सदनों में पास होने के बाद वो जो है प्रेसिडेंट के पास, जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास जाता है। उसके बाद ही वो कोई कानून जो है लागू होता है, वो कानून जो है पारित होता है, वो कानून अपने मतलब कानून बनता है। ठीक है। तो इस बात को देखते हैं कि राज्यसभा से ये कब पास हुआ, लोकसभा से कब पास हुआ, प्रेसिडेंट ने इसकी उसको किस डेट पर साइन किया, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा ने इस एक्ट को पास किया था 20 जुलाई 2009 को। ठीक है। तो ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। और जब ये राज्यसभा से पास हो जाता है साथियों, तो ये जाता है आपकी लोकसभा, निचले सदन में जाता है। पार्लियामेंट गिव्स इट्स अप्रूवल फॉर दिस एक्ट ऑन 4 अगस्त 2009, यानी 4 अगस्त को ये हमारी लोकसभा से पास होता है और 20 जुलाई को ये राज्यसभा से पास हुआ था। तो दोनों ही डेट्स को आपको ध्यान रखना है। और जैसे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, बार बार इसको देखेंगे अपने, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले राज्यसभा से पास होता है 20 जुलाई 2009 को, उसके बाद ये लोकसभा से पास होता है 4 अगस्त 2009 को। अब जब ये दोनों सदनों से पास हो जाता है साथियों ये एक्ट, तो ये कानून बनने की प्रक्रिया में बिल्कुल अपने आखिरी बिंदु पर होता है। तो जब आखिरी बिंदु पर होता है तो ये जाता है आपका प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट साहब आप इस पर साइन करिए और साइन कर कर इसको एक कानून का दर्जा प्राप्त कीजिए। तो जी ये प्रेसिडेंट के पास गया ये कानून। तो उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी उस समय हमारे देश की प्रेसिडेंट थी, और जो कि 12वें नंबर की प्रेसिडेंट थी। ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है कि ये कौन से नंबर की थी, तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये 12वें नंबर की प्रेसिडेंट थी हमारे देश की। तो इन्होंने जो इस एक्ट पर साइन किए थे, इसको जो कानून का जो इसे कानून बनाया वो बनाया उन्होंने 26 अगस्त 2009 को, यानी 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट द्वारा इस एक्ट पर साइन करे गए। तो आपको हमने 3 डेट्स बताई कि राज्यसभा से ये कब पास हुआ, पार्लियामेंट से कब पास होता है, और प्रेसिडेंट द्वारा कब इस पर साइन किए जाते हैं। तो आपने देखा राज्यसभा से ये पास होता है 20 जुलाई 2009, और पार्लियामेंट से ये पास होता है आपका 4 अगस्त 2009। वहीं अगर प्रेसिडेंट की बात करें साथियों, तो प्रेसिडेंट द्वारा साइन किए जाते हैं 26 अगस्त 2009। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि जी ये कानून बन जाता है, लेकिन ये इफेक्ट में कब आता है, ये जो है काम करना कब से शुरू करेगा, ये चीज़ों पर लागू कब से होगा। ठीक है। इसकी जो सेक्शंस है, इसकी जो धाराएं हैं, वो कब से लागू होंगी, वो कब से जो है मानी जाएंगी। तो देखिए, द RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। ये डेट कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, चाहे आपका सीटेट या कोई भी टेट एग्जाम हो या आपके टीचिंग के कोई भी एग्जाम्स हो, इसमें कई बार आपसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि ये जो इफेक्ट में आया RTE एक्ट कौन सी डेट को आया। अब हमारे जो इस एक्ट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी कानून जब लागू होता है तो एक डेट उन्होंने फिक्स किया रखी है कि भाई यहाँ से कानून स्टार्ट होता है, तो वो 1 अप्रैल है। तो बच्चा क्या करता है, 2009 के चक्कर में वो 1 अप्रैल 2009 लगा देता है, तो जो कि वो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो ये था 2009 में भाई पास हुआ है, 2009 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन काम जो करना इसने स्टार्ट किया है वो किया है आपका 1 अप्रैल 2010 से। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों
कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। देखिए अभी हमने पीछे भी आपको बता ही दिया था जब हमने ये सेशन शुरू किया था कि भाई आज हम करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और राइट टू एजुकेशन एक्ट को हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे का अधिकार है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा वो प्राप्त करे, ये एक बच्चे का अधिकार है। ठीक है, और कहां से कहां तक के लिए बोलता है? 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे के लिए ये बात करता है। ठीक है, अगर हैंडीकैप की बात होती है तो यही उम्र आपकी बढ़कर हो जाती है कितनी? 6 से 18 वर्ष। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट्स में आपसे क्या कहा जा रहा है कि देखिए जब ये कानून बना कि भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट जब लागू हुआ, जब पारित हुआ, तो ये सारे देश में, हमारे इंडिया के सारे मतलब पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, सब पर लागू हुआ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई आरटी एक्ट जो है ये एक्सटेंड किया गया होल इंडिया पर, लेकिन एक स्टेट में जो है, अब तो ये यूटीज हो गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी है, लद्दाख अलग यूटी है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो अभी हम उसी के अनुसार चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो आपका जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भाई किस स्टेट पर या यूटी पर ये नहीं लागू होता है, तो ये होता है आपका जम्मू एंड कश्मीर पर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आरटीई एक्ट, जो ये आरटीई एक्ट है ये फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक लागू होता है। कितनी क्लास तक लागू होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। ये जो आरटीई एक्ट है, आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के लिए लागू होता है। ठीक है, पहली से 5वीं क्लास तक के लिए, यानी 1 to 5th क्लास के लिए ये इसमें अलग है, और 6 to 8th के लिए अलग है। लेकिन अगर आपके पास प्रश्न ऐसे आ जाए कि ऐसा पहला कौन सा राज्य था जिसने आरटीई एक्ट 2009 को पहली से 12वीं तक के लिए लागू किया, पहली से 12वीं तक के लिए लागू किया, ऐसा पहला कौन सा राज्य था? तो जी उसका आंसर होगा सर आपके लिए राजस्थान। राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जिसने आरटीई एक्ट 2009 को पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए लागू किया था। लेकिन अगर हम बात करें आरटीई एक्ट कौन सी क्लास तक लागू होता है, तो वो होता है 1st to 8th क्लास तक। लेकिन राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने ये 12वीं क्लास तक के लिए लागू किया। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, इस चीज को याद रखें, हो सकता है इस प्रकार से भी आपके पास क्वेश्चन बनकर आ जाए। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है चीजें आती हैं, क्या बातें होती हैं, उसको देख लेते हैं। तो जी 86वां संविधान संशोधन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब होता है? 2002 के अंदर। और वो क्या करता है, वो आर्टिकल 21A को लेकर आता है, वो इंसर्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A। अब देखिए राइट टू एजुकेशन कि भाई शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार है। तो पहले यह आर्टिकल जो था जी, ये आर्टिकल 45, आपका आर्टिकल 45 के अंतर्गत था। ये सभी इंफॉर्मेशन आपके आर्टिकल 45 के अंतर्गत थी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ये सब चीजें आती थी। लेकिन अब ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं,
जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इंसर्ट किया गया था, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये जो कहानी होती है इस संशोधन के बाद, ये कहानी होती है आपकी आर्टिकल 21A के अंतर्गत। अब जब ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है तो साथियों ये आपका, ये बच्चों का एक फंडामेंटल राइट बन जाता है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या चीज थी कि द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A। इस संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, कि सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, ये बात थी। लेकिन पहले क्या था, ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत आती थी ये बात, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 21A जो आता है साथियों, वो आता है आपका फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, यानी अब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, उसको हम आगे भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 51A क्लॉज के। ठीक है, आर्टिकल 51A सब क्लॉज के, ये क्या कहता है? ये कहता है, ये इसमें पेरेंट्स की ड्यूटी बताता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एडमिट द चाइल्ड इन एलिमेंट्री स्कूल। यानी ये पेरेंट्स की, ये माता पिता की, ये गार्जियन की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को जो है एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला दिलाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर ऐसा कोई पेरेंट पाया जाता है जो उनसे पढ़ाई के अलावा अगर कोई काम करवा रहा है, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि पेरेंट्स की ये ड्यूटी है, पेरेंट्स को ये जरूरी है और पेरेंट्स को ऐसा करना होगा कि वो उन्हें अपने बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिट कराना है और दाखिला दिलाना है एलिमेंट्री स्कूल के अंतर्गत। तो वो कहता है आपका आर्टिकल 51A क्लॉज के। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। वैसे इन धाराओं की जो टोटल जितनी इसमें धाराएं बताई गई हैं, उन पर हम अलग से इसमें सेशन लेकर आएंगे, अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे कि भाई आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 45 क्या कहता है। उसमें भी हम सारी चीज़ों का डिस्कशन RT एक्ट 2009 के अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 51A के क्या कह रहा है कि ये पेरेंट्स की, ये माता पिता की, ये गार्जियन की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों का एडमिशन एलिमेंट्री स्कूल में जरूर करवाएं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि RTE मेक्स प्रोविजंस फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज एप्रोप्रिएट क्लास। ये क्या कह रहा है कि RTE मेक्स प्रोविजंस, RTE ने ऐसे प्रावधान बनाए हैं कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 9 साल 10 साल की हो चुकी है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, तो मान लीजिए 9 साल का बच्चा है और उसका अभी तक स्कूल के अंदर कोई एडमिशन नहीं हुआ है, यानी उसने अभी तक कोई स्कूल की शिक्षा नहीं ली है, उसने अभी कोई एलिमेंट्री स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हुआ है। अब इसमें प्रावधान क्या किया गया है RTE के द्वारा कि अगर एक 9 साल का बच्चा जिसने अब तक कोई एडमिशन नहीं लिया है और उस उम्र के हिसाब से उसे 4th क्लास के अंतर्गत होना चाहिए, तो उसका जो एडमिशन होगा वो 1st क्लास में ना होकर उसकी उम्र के अनुसार 4th क्लास के अंतर्गत 4th क्लास में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1st क्लास के लिए बच्चे का 5 साल या 5+ का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी 5+ का उसे होना आवश्यक है, हम कह सकते हैं 6 साल का होना उसे
आवश्यक है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चा हो जाता है 9 साल का। अब आपने देखा कि फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन हुआ 5 साल की उम्र में। अब बच्चा हो गया 9 साल का, लेकिन बच्चे का कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ है, बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाया गया है। तो 9 साल के बच्चे को किस क्लास में होना चाहिए? अब भाई 2 साल का होगा तो वो 6 साल, दूसरी क्लास में बच्चा 6 साल का होगा, तीसरी क्लास में बच्चा जो है 7 साल की उम्र का होगा, फोर्थ क्लास में जो बच्चा होगा वो 8 साल की उम्र का होगा, फिफ्थ क्लास में जो बच्चा होगा वो 9 साल का होगा। तो यानी अगर उसकी उम्र के हिसाब से बच्चे को फिफ्थ क्लास में होना चाहिए तो उसका एडमिशन उसी क्लास में किया जाएगा, ना कि निचली क्लास में या पिछली क्लास में या फिर कहें पहली क्लास में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आरटीई कहता है कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है और उसे एडमिशन लेना है, यानी उसने अभी तक कोई स्कूल की शिक्षा नहीं ली है, उसने अभी तक स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लिया है और अब उसे स्कूल में एडमिशन लेना है और उसकी उम्र है 9 साल या 10 साल, तो उसकी उम्र के हिसाब से उसे क्लास में उसी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा जो उसकी उम्र के हिसाब से उसके लिए सूटेबल है, ना कि निचली क्लास में। यानी एक 10 साल का बच्चा अगर 5वीं क्लास में है या 5वीं क्लास में होना चाहिए तो उसका एडमिशन आप पहली क्लास में नहीं करेंगे, आप उसका एडमिशन फिफ्थ क्लास के अंतर्गत करेंगे, ना कि पहली क्लास में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर। आरटीई एक्ट 2009 और क्या कहता है? आरटीई एक्ट 2009 रोकता है, बच्चों को कुछ प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि टीचर्स को कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी है, उनका मेंटल हरासमेंट नहीं करना है, मतलब कि मानसिक तौर पर उनको प्रताड़ना नहीं देनी है, उनका जो है फिजिकल हरासमेंट नहीं करना है, उनको पनिशमेंट्स नहीं देनी है, उनका स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चाइल्ड ये नहीं करनी है कि किसी बच्चे को अगर एडमिशन लेना है तो आप उसकी पहले स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कहाँ से है, क्या है, कुछ आता भी है या नहीं आता है, टेस्ट्स ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको उसको एडमिशन देना ही होगा। कैपिटेशन फ़ी नहीं लेनी है। ठीक है, रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन एंड प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर, बिना रिकॉग्निशन के कोई स्कूल रन नहीं कर पाएगा, आपको उसकी मान्यता लेनी पड़ेगी। प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर, अगर कोई अध्यापक है गवर्नमेंट तो उसे कोई भी अधिकार नहीं है कि वो प्राइवेट जो है वो ट्यूशंस दे, बच्चों को वो प्राइवेट तौर पर पढ़ाए। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं। ठीक है, अब देखिए कैपिटेशन फ़ी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। देखिए आरटीई ने क्या कहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको थोड़ा जान लीजिए। आरटीई ने कहा है कि 25% सीट, कितनी? 25% सीट्स, 25% सीट्स जो होंगी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलग से होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी जो वीकर सेक्शन से हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए आपको 25% सीट्स रखनी ही हैं। आपको ये नहीं करना है कि उन सीट्स को देने के लिए आप कुछ फीस लगा रहे हैं, कुछ उनकी कीमत लगा रहे हैं, नहीं, आपको वो 25% सीट्स उन गरीब के बच्चों को देनी ही पड़ेंगी और वो 25% सीट आपको अपने स्कूल में रखनी अनिवार्य है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जैसा हमने आपको पहले बताया था कि 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 21A आर्टिकल को इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद वो एक फंडामेंटल राइट बन जाता है। तो फंडामेंटल राइट एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने वाला भारत कौन से नंबर पे आता है? कंट्रियों में, देशों में कौन से नंबर पर आता है? तो वो आता है 135वें नंबर पे। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि भारत 135वीं कंट्री है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बनाने वाला। ठीक है, इनसे पहले कितने देश और हैं? 134। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। देखो जी, बहुत ऑथेंटिक ये पॉइंट्स आपके सामने हैं और
100% गारंटी के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इन पॉइंट्स को बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप गूगल कर सकते हैं द गजट ऑफ इंडिया 27 अगस्त 2009 का, उसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चीज़ें वहाँ भी यही लिखी हैं और मैंने भी यहाँ पर वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करी। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आरटीई एक्ट में क्या कहा जाता है? देखिए, ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि द राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज अंटिल 18 ईयर्स ऑफ एज इज लेड डाउन अंडर ए सेपरेट लेजिस्लेशन द पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट। तो ये चीज़ ये कहता है कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति हैंडीकैप है तो जो राइट टू एजुकेशन में जो शिक्षा का प्रावधान किया गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, अगर वो डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत आता है, वो डिसेबिलिटी में आता है, तो यही 14 साल आपकी 18 साल में उस बच्चे के लिए हो जाएगी। यानी उसको आप 18 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरटी एक्ट के अंतर्गत कितने चैप्टर्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने सेक्शंस हैं। तो जी आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 38 तो सेक्शन है आपके, 7 चैप्टर्स हैं आपके और एक शेड्यूल है। कितने? एक शेड्यूल, 7 चैप्टर्स और 38 सेक्शंस इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर आप आरटी एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको 38 तो इसके सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, 7 इसके अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और एक इसका शेड्यूल्स आपको देखना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई जा रही है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको अभी तक की जो बातें बताई गई हैं, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अच्छे से आप समझ भी पा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि आरटीई एक्ट 2009 हैज़ 38 सेक्शंस एंड 7 चैप्टर्स और 1 शेड्यूल। ठीक है, एक इसमें अनुसूची है। बट आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शंस कौन से चैप्टर में हैं और कितने हैं, तो जी वो हैं आपके चैप्टर 4 के अंतर्गत। चैप्टर 4 में सबसे ज़्यादा सेक्शंस हैं, कितने? 16। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 28। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि चैप्टर 4 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सेक्शंस आते हैं, 16 सेक्शंस इसमें आते हैं। अब इसमें अलग अलग चीज़ें बातें की गई हैं, वो जो हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे उसमें सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जी एसएमसी। आप सभी वाकिफ़ होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंतर्गत या DSSB के स्कूल, DSSB के स्कूल के अंतर्गत एसएमसी होती है। ठीक है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसकी फुल फॉर्म होती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? ये आता है जी आपका अंडर 21, सेक्शन 21 के अंतर्गत एसएमसी आती है। यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो आती है वो जो है सेक्शन 21 के अंतर्गत आती है। अब एसएमसी क्या है, क्या काम है इसका, क्या ज़रूरत है इसकी, उस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा कि एसएमसी जो आती है वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आती है, तो वो आती है आपकी सेक्शन 21 के अंतर्गत। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर एसएमसी से रिलेटेड। ये देखिए आरटीई एक्ट के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका द एसएमसी शैल बी कंस्टिट्यूटेड इन एवरी स्कूल। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी वो प्रत्येक स्कूल के अंदर होनी चाहिए, आरटीई एक्ट ये कहता है। एक्सेप्ट अनएडेड स्कूल्स। अनएडेड स्कूल्स होते हैं जो अपनी ही अपने खुद मालिक होते हैं, लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स। इन चीज़ों को छोड़कर आपको प्रत्येक स्कूल के अंतर्गत जो है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होना अनिवार्य है। विदिन इट्स ज्यूरिसडिक्शन विद 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट।
यानी कि जब ये एक्ट पारित होगा, जब ये एक्ट बनेगा, उसके 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बन जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि भाई कानून के लागू होने के कितने महीने के अंदर तक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बन जानी चाहिए? तो 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। और रिकंस्टिट्यूटेड यानी दोबारा से बनाई जाए, उसमें कुछ फेरबदल किए जाएं, कुछ नए लोगों को लेकर आया जाए, कुछ बदले जाएं, कुछ चीज़ें बदली जाएं, क्योंकि देखिए नए आएंगे वो अपने विचार लेकर आएंगे, वो अपनी चीज़ें लेकर आएंगे। तो वो रिकंस्टिट्यूट कितने सालों या महीनों में की जाए? रिकंस्टिट्यूटेड एवरी 2 ईयर्स, यानी हर 2 साल के अंदर जो है इसको रिकंस्टिट्यूट, इसको जो है इसको जो है बदला जाए, इसमें कुछ फेरबदल किए जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आरटी एक्ट के लागू होने के 6 महीने के अंदर अंदर एसएमसी बन जानी चाहिए प्रत्येक स्कूल में, अनएडेड स्कूल्स को छोड़कर, ठीक है जी। और हर 2 साल में इसको रिकंस्टिट्यूट आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसएमसी से रिलेटेड कि एसएमसी शैल आइडेंटिफाई चिल्ड्रन रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइज सच ट्रेनिंग। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट यानी उसे मैनेज करना है स्कूल को, तो इसमें इनको क्या करना है? इनको देखना है कि भाई चिल्ड्रन की क्या नीड्स हैं, उनको क्या स्पेशल ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, और उन ट्रेनिंग्स को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें इनको देखनी होती हैं, ये सभी चीज़ों पर इनको सलाह देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 3/4 मेंबर्स यानी 3/4 या कहें 3/4 या कहें 75% मेंबर्स ऑफ कमिटी शैल बी पेरेंट्स और गार्जियंस, यानी कि 3/4, अगर 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर हैं तो उसमें 3 मेंबर जो होने चाहिए वो आपके पेरेंट्स होने चाहिए बच्चों के, या गार्जियन बच्चों के होने चाहिए, ठीक है। अभी और समझते हैं इसको, ठीक है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन शैल बी गिवन टू द पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एंड वीकर सेक्शन। और ऐसा ना हो कि वीकर सेक्शंस को छोड़ दें, वीकर जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पेरेंट्स गरीब हैं, जो वीकर सेक्शन से आते हैं, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, उनको ना रखा जाए। आपको उस मेंबर की कमिटी में आपको उनको भी रखना होगा। तो 3/4 यहाँ पर रखा गया है कि 3/4 मेंबर्स जो होंगे, 3/4 जो मेंबर्स होंगे कमिटी में वो पेरेंट्स होंगे और या कहें गार्जियंस होंगे। जैसे मान लीजिए 16 मेंबर्स हैं कमिटी के अंतर्गत, 16 मेंबर्स हैं कमिटी के अंतर्गत, तो आप इसका अगर 3/4 करेंगे तो आएगा 12। क्या आएगा? 12 ही आएगा, ठीक है। आप अगर इसका 3/4 करेंगे तो आएगा आपके पास 12, यानी 12 मेंबर जो होंगे वो कैसे होंगे? वो बच्चों के पेरेंट्स या गार्जियंस होंगे। बाकी के जो बच्चे 4 होंगे उसके अंदर आपके हेडमास्टर हो सकते हैं, उसके अंतर्गत आपके टीचर्स आ सकते हैं, या अदर्स उसके अंतर्गत आपके आ सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि कमेटी के अंतर्गत 75% जो पकड़ होगी या मेंबर होंगे वो गार्जियंस होंगे, बाकी के 25% जो होंगे वो आपके जो है टीचर्स एटसेट्रा होंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कमेटी के अंदर जो मेंबर हैं उसमें एक चीज और कही गई है, उसमें ये कहा गया है कि 50% जो होने चाहिए मेंबर, यानी वो होनी चाहिए वुमन, वो महिलाएं होंगी। यानी कि अगर 16 मेंबर हैं कमेटी में तो 50% उसके होने चाहिए 8, यानी 8 मेंबर महिलाएं होनी अनिवार्य हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में आपको
रखना है। अब एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के क्या क्या काम होते हैं, ये क्या कार्य करती है, क्या फंक्शंस इसके होते हैं, उस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद हम एक अपना क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आएंगे। इसमें आरटीई से जुड़े जितने भी तमाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। और जो ये सेशन देख रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है, उसके बाद अगर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आसान, बहुत आसान हो जाएगा। तो जी एसएमसी के लिए क्या फंक्शंस हैं, क्या ये काम करती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो उन पर नज़र डालते हैं। तो एसएमसी जो है जी मॉनिटर्स द वर्किंग ऑफ द स्कूल, स्कूल किस प्रकार से काम कर रहा है उसको मॉनिटर करती रहती है। प्रिपेयर्स एंड रिकमेंड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल के अंदर किस प्रकार से हम और विकास के कार्य कर सकते हैं, उसमें क्या क्या नई चीज़ें हम लेकर आ सकते हैं, ये उनको भी देखता है, उनके लिए प्लान जो है प्रिपेयर करता है। ठीक है, सलाह देता है, यानी सलाह देने का काम होता है इनका। मॉनिटर्स द यूटिलाइजेशंस ऑफ द ग्रांट्स रिसीव्ड, परफॉर्म्स सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी जो भी भत्ते मिल रहे हैं स्कूल को विकास के लिए या एनजीओ से जो भी उनको पैसा मिल रहा है, तो उनको किस दिशा में लगाया जाए, उनको किस प्रकार से सही उनका प्रयोग किया जाए, उसका भी ये रिकमेंड करते हैं, उसको भी ये मॉनिटर करते हैं कि ये चीज़ सही तरीके से करी जा रही है या नहीं करी जा रही है, या उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके काम थे। तो आपने देखा कि एसएमसी हमारे बीच में जुड़ी, तो देखिए एसएमसी के आने से क्या हुआ है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के आने से क्या हुआ है, और आप देख रहे हैं कि 3/4 जो भाग है कमेटी के मेंबर का वो है पेरेंट्स का या गार्जियन का। ठीक है, यानी पेरेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ गई है, काफ़ी हो गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जिससे टीचर्स भी चाहते हैं अच्छा करें, जिससे टीचर्स भी अच्छा करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एसएमसी में क्या चीज़ें हैं, क्या कहानी है इसकी, किस सेक्शंस के अंतर्गत आती है, ये सब चीज़ों पर हमने चर्चा करी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर। जी ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये पार्ट आपके लिए बहुत आवश्यक है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आपको कुछ स्टूडेंट्स की संख्या दे दी जाती है कि भाई आपके पास जो है इतनी संख्या में हमने स्टूडेंट्स दे दिए हैं, आप बताइए कितने टीचर्स की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ टीचर्स फॉर क्लास 1 to 5, कि 1 से 5वीं क्लास तक के लिए कितने टीचर्स की ज़रूरत होती है पर बच्चा, यानी बच्चों के अनुपात के हिसाब से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए आपके स्कूल में 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों पर हमें ज़रूरत है जी 2 टीचर्स की। कितने टीचर्स की ज़रूरत है 60 बच्चों पर? 2 टीचर्स की ज़रूरत है। अगर बच्चे हैं 61 से 90 के बीच में, यानी 61 to 90 के बीच में अगर बच्चों का एडमिशन होता है, अगर इस स्कूल में 61 से 90 के बीच में अगर बच्चे हैं, तो आपको टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी 3, यानी आपको 3 टीचर्स चाहिए होंगे आरटीई एक्ट के द्वारा। अगर स्कूल के अंदर एडमिशन हो जाता है 91 से 120 बच्चों के बीच में या 120 बच्चों तक, ठीक है, अगर उसमें 120 बच्चों तक हैं, 91 से 120 या इनके बीच, तो आपको 4 टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आप सभी जानते हैं जो रेशो है हमारा प्राइमरी टीचर का, पुपिल टीचर रेशो इन प्राइमरी, कि 30 बच्चों पर कितने टीचर होने चाहिए, तो आप सभी जानते हैं कि भैया 1:30 होता है, कि एक टीचर चाहिए 30 बच्चों पर। आप सभी जानते हैं, और ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा भी होगा, सीटेट में भी पूछा गया और टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो रेशो की अगर बात करता है कि भाई प्राइमरी का रेशो क्या है, टीचर और बच्चों का अनुपात क्या है, तो वो है 1:30, 1:30 या 1:30। अब देखिए ये आया कैसे था, ये यहीं से तो आया था। अब आपने देखा कि 60 बच्चों तक जो है 2 टीचर्स की जरूरत है, 61 से 90 बच्चे हैं तो आपको 3 टीचर चाहिए, 91 से 120 हैं तो आपको 4 टीचर चाहिए। अब मान लीजिए 120 बच्चे हैं और हमें पता है 4 टीचर चाहिए, तो 4 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा ना। तो यानी आपने क्या करा, उसके 4 सेक्शंस बना दिए। ठीक है, लेकिन अनुपात क्या रखना है कि 30-30 बच्चों के आपने क्या करा, 4 सेक्शन आपने बना दिए हैं।
तो अनुपात आपको वही रखना है 1:30 प्राइमरी लेवल पर, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो चीज आई है यहां से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर संख्या हो जाती है 121 से 200 के बीच में, अगर संख्या 121 से 200 के बीच में लाई करती है तो आपको 5 टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। 100 अगर मान लीजिए 120 हैं तो आप जानते हैं 4 टीचर चाहिए। अगर 121 हो जाते हैं स्कूल में बच्चे तो आपको तुरंत 5 टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अबव 150। अबव 150, अब आपने देखा 121 से 200 के बीच में 5 टीचर्स की तो हमें जरूरत पड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो 150 प्लस होंगे तो आपकी एक वैकेंसी और वैकेंट हो जाएगी, एक जगह और वैकेंट हो जाएगी, वो हो जाएगी हेड मास्टर की, यानी HM। अब आपको एक हेड मास्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी अब अगर आपके पास 150 से ज़्यादा बच्चे हैं, 150 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 6 लोगों की, यानी जिसमें 5 आपके टीचर होंगे और एक आपका हेड मास्टर होगा, यानी 5+1 का रेशियो यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अबव 200। आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ों में लिखा है कि रेशियो है 1:40, वो यहाँ से आया, वो यहाँ से आया। कैसे? अब अबव 200 होगा। अब आप जानते हैं 121 से 200 हमें 5 टीचर तो चाहिए ही चाहिए, और जैसे ही वो 150 से ऊपर होता है तो आपको एक हेड मास्टर भी चाहिए। तो हेड मास्टर तो रहेगा ही और 5 टीचर भी रहेंगे। तो पीपल टीचर रेशियो एक्सक्लूडिंग HM को आप छोड़ दीजिए, फिलहाल हेड मास्टर को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो इंक्लूड है ही। शैल नॉट बी एक्सीड 40, यानी आपको 1:40 ही रखना है रेशियो अपना। अगर आपके 200 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो 5 तो रहेंगे ही टीचर, आपका हेड मास्टर भी रहेगा, लेकिन रेशियो जो है वो आपको बनाकर रखना है क्या, 1:40। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको समझने की जरूरत थी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भाई 60 बच्चे हैं तो कितने टीचर की जरूरत है, 91 बच्चे हैं तो कितने टीचर की जरूरत है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और प्राइमरी का जो हमारा रेशियो होता है टीचर का और बच्चे का, वो होता है 1:30, 1:30 में होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 6ठी से 8वीं की, कि 6ठी से 8वीं में जो है टीचर्स का क्या रेशियो है। तो आपको एक टीचर की तो जरूरत पड़ेगी ही पर क्लास, सो दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर फॉर साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, अगर यहाँ वहाँ पे कोई और लैंग्वेज भी है तो ठीक है। तो आपको एक टीचर तो चाहिएगा ही पर क्लास, जो कि आपका एक साइंस का हो, मैथ का हो, सोशल साइंस का हो और लैंग्वेज का अलग हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एटलीस्ट 1 टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रन। 6ठी से 8वीं में यानी अपर प्राइमरी में क्या कह रहा है कि 35 बच्चों पर आपको एक टीचर की आवश्यकता है। तो रेशो क्या बन जाता है अपर प्राइमरी का रेशो बन जाता है टीचर का और बच्चों का 1:35। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली से 5वीं तक के लिए टीचर और बच्चे का रेशो क्या होना चाहिए, आप जानते हैं पहली से 5वीं क्या है, प्राइमरी, और प्राइमरी में क्या रेशो होना चाहिए, 1:30। और अगर अपर प्राइमरी की बात कर रहा है, 6ठी से 8वीं की बात कर रहा है, तो रेशो क्या होना चाहिए, 1:35। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर एडमिशन of children is above 100, where admission of children is above 100, then there should be a headmaster and part-time instructors for art education, health, physical education and work education। वो कह रहे हैं कि अगर कहीं पर एडमिशन हो रहा है बच्चों का 100 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक हेडमास्टर चाहिएगा और पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स चाहिएंगे, जैसे कि आर्ट एजुकेशन, कुछ कला हो जाए, हेल्थ से जुड़े चाहिएंगे आपको एजुकेटर, आपको फिजिकल एजुकेशन से जुड़े चाहिएंगे, आपको
वर्क एजुकेशन से जुड़े लोग चाहिए होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझना है। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए, बिल्डिंग की बात हो रही है तो आरटीई एक्ट के अनुसार बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए ये हमें जानना है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई देखिए यू आकार की बताते हैं ताकि वो भूकंप रोधी बने, भूकंप वगैरह में इसको ज़्यादा नुकसान बिल्डिंग को ना हो। तो कैसी, यू शेप में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऑल वेदर बिल्डिंग होनी चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेदर बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ, यानी प्रत्येक वातावरण से, प्रत्येक जो कंडीशंस हैं मौसम की, प्रत्येक मौसम से वो लड़ने वाली होनी चाहिए, वो खड़ी होने वाली होनी चाहिए, खड़ी रहे प्रत्येक कंडीशन में। ठीक है, तो जैसे बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, प्रत्येक टीचर के लिए एक क्लासरूम अवश्य हो, एंड एन ऑफिस कम स्टोर कम हेडमास्टर रूम, यानी एक प्रिंसिपल का रूम होना चाहिए, हेडमास्टर का रूम होना चाहिए, या कहीं एक ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस से ज़्यादा वो जो है एक स्टोर होना चाहिए, और स्टोर से ज़्यादा वो एक हेडमास्टर का रूम होना चाहिए। ठीक है, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए बच्चों, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए। सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए जो है एक सही जगह पर और सेफ हो, और एडिक्वेट यानी अच्छा सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, साफ स्वच्छ पानी उनको उनकी हाइजीन को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध आपको कराना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आरटीई कहता है कि किचन वेयर मिड डे मील इज कुकड इन द स्कूल, आपके स्कूल में एक किचन होना चाहिए जहां पर आपकी मिड डे मील को, बच्चों के खाने को पकाया जा सके, बनाया जा सके। आप देखते हैं दिल्ली में जो स्कूल्स हैं उनमें अलग अलग जो है ठेके दिए हुए होते हैं मिड डे मील के लिए, अलग अलग लोगों को दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पर बाहर ही बनकर आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे अपने यूपी वगैरह में, तो आप वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक रूम होगा जो कि आपका किचन होगा, जहाँ पर आप जो है आप बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाएंगे उनको उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आरटी और क्या कहता है कि प्लेग्राउंड अवश्य हो, बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर वो खेल सकें, उनकी शारीरिक जो एक्सरसाइज है वो हो सके। अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिंग द स्कूल बिल्डिंग बाय बाउंड्रीज वॉल और फेंसिंग, ऐसे अरेंजमेंट होने चाहिए कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो सेफ रहे। ठीक है, उनकी बाउंड्रीज अच्छे से होनी चाहिए, कोई बाहर से कोई अराजक तत्व ना अंदर घुस आए, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, वहाँ पर बाउंड्रीज की फेंसिंग होनी चाहिए, अच्छे से उसको सेफ रखें। ठीक है जी, तो ये चीज़ है, ये होना चाहिए। ठीक है जी, तो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए इस पर भी हमने चर्चा करी कि आरटीई क्या कहता है, तो आप ये बात समझ पाए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और हैं, वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आरटीई वाले कहते हैं, आरटीई कानून कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यहाँ पर वर्किंग डेज है टीचर्स का कि क्या है, किस प्रकार से काम करना है स्कूल में, क्या वर्किंग डेज हैं, क्या है जो है एकेडमिक में काम करना है, कितने दिनों तक काम करना है, कितने घंटे काम करना है। यहाँ से भी आपके कई बार क्वेश्चंस आए हैं अगर आपने देखे हो तो। ठीक है, बार बार यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ अकेडमिक ईयर फॉर क्लास 1 to 5, यानी प्राइमरी लेवल के लिए, प्राथमिक स्तर पर 5वीं तक के लिए, पहली से 5वीं तक के लिए कितने वर्किंग डेज जो है कहे गए हैं, वो कहे गए हैं आपको 200 दिन, यानी 200 डेज आपको काम करना होगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें 6ठी से 8वीं के लिए तो वो आपका हो जाता है 220 दिन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर इंस्ट्रक्शनल आर की बात करें, यानी कि पढ़ाई के काम की बात करें कि जहाँ पर आपका काम किया जाए, जो आपका काम है पढ़ाने का, चीज़ों को सिखाने का, वो कितना करना है, तो पहली से 5वीं तक की बात करें और ये है घंटों में, तो ये है आपके 800 घंटे। कितने, 800 घंटे आपको इंस्ट्रक्शनल काम करना है, अपने पढ़ाई का काम, सीखने सिखाने का काम करना है। वहीं अगर 6ठी से 8वीं तक की बात करें तो वो है आपके 1000 घंटे। 6ठी से 8वीं में यही इंस्ट्रक्शनल आर आपके हो जाते हैं 1000। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब टीचर जो है मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, यानी एक हफ्ते के अंदर
उसे कितना काम करना है एक टीचर को, तो जी वो है आपका 45 घंटे तो काम उसे करना ही होगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान, और ये तो कई बार पूछा गया है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आरटीई और क्या कहता है, आरटीई कहता है कि देयर शैल बी अ लाइब्रेरी, स्कूल में एक लाइब्रेरी अवश्य होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को न्यूज़पेपर मिल सके, मैगजीन्स मिल सके, बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों पर किताबें उन्हें वहाँ प्रोवाइड हो सके, साथ में कहानी, कथन, उपन्यास आदि की भी वहाँ किताबें होनी चाहिए उनके मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आरटीई कहता है कि लाइब्रेरी का होना भी स्कूल के अंदर आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है आज का कि देयर शुड बी अ स्कूल फॉर क्लास 1 to 5 इन अ एरिया ऑफ 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंतर्गत पहली से 5 यानी प्राइमरी जो स्कूल हो वो 1 किलोमीटर से पहली से 5वीं तक के लिए जो स्कूल हो वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए एरिया के, 1 किलोमीटर से बाहर ना हो, ताकि बच्चे को आने में और जाने में तकलीफ ना हो, उसे परेशानी ना हो। ठीक है, अगर बच्चे को कुछ परेशानी होती है तो पेरेंट्स को भी आसानी से बुलाया जा सके और आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर 6ठी से 8वीं तक की बात करें तो ये एरिया हो जाता है आपका 3 किलोमीटर की, यानी आपका स्कूल 3 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए, 3 किलोमीटर के अंदर आपका 6ठी से 8वीं तक का क्लास के बच्चों तक का स्कूल होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, थैंक यू, आपका आरटीई यहाँ पर कंप्लीट होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। नेक्स्ट सेशन में इसके कुछ जो आर्टिकल्स हैं, जो धाराएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे कि वो आर्टिकल्स क्या कहते हैं, प्रत्येक आर्टिकल का क्या है उसमें मीनिंग है, उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपका आरटीई जो है यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप इसी चीज़ को बार बार पढ़ें, नोट्स बनाएं, तैयारी करें। तो अभी तक के लिए आपका इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना है, चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई क्वेरी, कोई चीज़ समझना है, कमेंट अवश्य करें। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, अपना ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू।